नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई धूमिल की कविता नक्सलबाड़ी के ऊपर। इस पूरी कविता का हम पाठ करेंगे और आवश्यकता अनुसार इसकी व्याख्या भी करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि अगर इस कविता से परीक्षाओं में पंक्तियां पूछी जाएं या फिर विषय वस्तु को आधार बनाकर विकल्प के रूप में प्रश्न पूछे जाएं तो आप सभी आसानी से उसे हल कर पाएं। जब हम नक्सलबाड़ी कविता को देखते हैं तो ये कविता सबसे पहले सन 1967 ईस्वी में आमुख पत्रिका, जो कि बनारस से निकला करती थी, उसमें इसका प्रकाशन हुआ। इसके बाद धूमिल के काव्य संग्रह संसद से सड़क तक में इस कविता को संकलित किया गया। संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में इसके पहले भी जितनी भी कविताएं थी सब संकलित थी। इस संकलन में लगभग 25 कविताएं संकलित हैं। जब हम नक्सल शब्द या नक्सलबाड़ी को गंभीरता से देखते हैं तो पश्चिम बंगाल में नक्सलबाड़ी एक जगह है, एक गांव का नाम है। वहीं से इस कविता की पृष्ठभूमि बनती है। सन 1967 ईस्वी में चारू मजुमदार नाम के एक व्यक्ति ने सशस्त्र विद्रोह किया था और वहीं से नक्सलबाड़ी आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। और यह विद्रोह शुरू होने का कारण था कि भारतीय किसानों, मजदूरों व श्रमिकों की दुर्दशा के लिए ऐसा माना जा रहा था कि जो सरकारी नीतियां हैं वही जिम्मेदार हैं। और इस कविता के माध्यम से कवि धूमिल भी आजादी के बाद भारत की निराशाजनक स्थिति का चित्रण करते हैं। इसी से मिलती जुलती एक कविता धूमिल ने और लिखी है 20 साल बाद। आपने इसको एनसीईआरटी इत्यादि के पाठ्यक्रम में भी देखा होगा और यहाँ पर भी आप इसको ध्यान में रखिए। तो नक्सलबाड़ी जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है उसको हम जान लिए। और आज ये जो आंदोलन है नक्सलबाड़ी प्रभाव क्षेत्र केवल पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि आप देखेंगे तो हर राज्य के कुछ न कुछ इलाके हल्का फुल्का इससे प्रभावित रहे। फिर भी हम देखते हैं कि सन 1967 ईस्वी के दौर में नक्सलबाड़ी की क्या स्थिति थी और धूमिल ने उसको कैसे लिया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि धूमिल की कविताएं हमेशा प्रश्न से शुरू होती हैं। इसमें संवाद होता है, इसमें नए प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है और मुहावरों का भी नया प्रयोग आप देखेंगे। ठीक है, कई जगहों पे उर्दू प्रधान शब्द आपको दिखाई पड़ेंगे जिसके अर्थ आप हो सकता है कि खोजना आपको पड़ जाए। तो इनकी कविताओं में इन बिंदुओं को भी हमें ध्यान में रखना है। कई बार इनका सामना पाठक को करना पड़ता है। और इसमें जैसा कि मैंने बताया कि संवाद है। देखिए, पहला यहाँ पर जो शब्द लिखा गया है सहमति। सहमत के बाद कवि ने 3 बिंदु दिया हुआ है। अक्सर हम देखते हैं कि साहित्य में अगर कोई लेखक या कवि अपने विचार को व्यक्त करते करते अचानक रुक जाता है और रुकने के बाद जब ये 3 बिंदु आते हैं तो इसका मतलब है कि अब पाठक को अनुमान लगाना है कि आगे कवि क्या कहना चाह रहा था। सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है। इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। जंगल से जिरह करने के बाद उसके साथियों ने उसे समझाया कि भूख का इलाज नींद के पास है, मगर इस बात से वह सहमत नहीं था। विरोध के लिए सही शब्द टटोलते हुए उसने पाया कि वह अपनी जुबान सहुआइन की जांग पर भूल आया है। फिर भी हकलाते हुए उसने कहा, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। सहसा तुम कहोगे और फिर एक दिन पेट के इशारे पर प्रजातंत्र से बाहर आकर वाजिब गुस्से के साथ अपने चेहरे से कूदोगे और अपने ही घूंसे पर गिर पड़ोगे। देख रहे हैं कि यहाँ पर फुल स्टॉप है, बीच बीच में कई जगह पर संबोधन का चिन्ह भी है। तो इस कविता की शुरुआत देख रहे हैं आप कि सहमत शब्द से हो रही है और बीच में साथियों का भी जिक्र आया है। यानी जो कवि है वो अपने साथियों के बीच बैठा हुआ है और आपस में संवाद चल रहा है। किसी ने कहा कि सहमति मतलब कि समझौता कर लेना चाहिए। सहमति का मतलब एक तरीके से समझौता भी आप लगा सकते हैं। सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है। इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। बालिगों मतलब वयस्कों के बीच। यानी जब कवि अपने साथियों के साथ संवाद कर रहा है और साथी कुछ साथी हैं जो कि
उसको समझा रहे हैं कि आप समझौता कर लीजिए, सहमति कर लीजिए। लेकिन कवि का मानना है कि नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है। कई बार हम समकालीन का अर्थ अपने समय से लगाते हैं, कई बार वर्तमान से भी लगाया जाता है इसका अर्थ। तो यहाँ पर कवि का मानना है इस जिस सहमत की बात आप सभी कर रहे हैं वह समकालीन शब्द नहीं है, और हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस शब्द यानी सहमत शब्द को हमें बालिकों के यानी जो वयस्क लोग हैं, जिनमें जवानी का खून है, या फिर जो कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, उनके बीच चालू मत करो, उनको हतोत्साहित मत करो। जंगल से जिरह करने के बाद उसके साथियों ने उसे समझाया और समझाते हुए कहा कि भूख का इलाज नींद के पास है। अगर भूख है, अकाल है, बेरोजगारी है, बेकारी है, तो सभी का इलाज किसके पास है? नींद के पास है। मगर इस बात से वह सहमत नहीं था। जो कवि है इस बात से सहमत नहीं था, और मन ही मन विरोध के लिए सही शब्द टटोलते हुए उसने पाया कि वह अपनी जुबान संवाइन की जांघ पर भुलाया है। अब देखें यहाँ पर संवाइन की जांघ जो शब्द आया हुआ है, एक तरीके से मुहावरे के रूप में आया हुआ है कि वह चाह रहा है कि मैं सहमत न हूं, फिर भी वो विरोध के लिए किसी शब्द को खोज रहा है, टटोल रहा है, और इस क्रम में उसकी जुबान जो है वो लड़खड़ा रही है। आगे जो है कि फिर भी हकलाते हुए उसने कहा, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। यानी कवि जो है आजादी जो मिली हुई है उससे खुश नहीं है, जो प्रजातंत्र मिला हुआ है गुलामी के बाद उससे खुश नहीं है, बल्कि वो दूसरे प्रजातंत्र की तलाश की बात कर रहा है। आप पूरे स्टोरी को अपने दिमाग में रखिए कि कवि अपने साथियों के साथ बैठा हुआ है, साथियों में से कुछ लोग उसे समझौता यानी सहमति करने के लिए प्रेरित करते हैं, और जो भी उसके मन में समाज को देखकर, स्थिति को देखकर, सरकारी नीतियों को देखकर व्याकुलता है, उसके जवाब के रूप में, उसके इलाज के रूप में नींद को निदान के रूप में साथी बताते हैं। लेकिन जो कवि है वो इस बात से सहमत नहीं है, विरोध करने के लिए सही शब्द टटोलने का प्रयास करता है और पाता है कि उसकी जो जुबान है संवाइन की जांघ पर भूल आया है। अब देखना पड़ेगा आपको कि जब ये कविता लिखी गई है तो उस समय इंदिरा गांधी का शासन कार्यकाल रहा है, तो कहीं न कहीं मुहावरे के रूप में या फिर प्रतीकात्मक रूप में उस कार्यकाल के तरफ भी कवि संकेत कर रहा है। और जैसे विरोध के शब्द को टटोल रहा है तो उसकी जबान क्या है? लड़खड़ा रही है। और फिर हकलाते हुए, हकलाना एक भाव है। आप देखेंगे कि जीवन में बहुत सारे लोग हकलाते हैं, अपनी बात को कहने में थोड़ा सा वक्त लेते हैं। तो कई बार तो आदत में ये चीजें रहती हैं, कई बार हम प्रेशर में, दबाव में क्या करते हैं? हकलाना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा इंटरव्यू इत्यादि में कि अपने दोस्तों के बीच में हम बहुत ही अच्छे तरीके से बातचीत करते हैं, लेकिन जैसे ही दबाव महसूस करते हैं तो हकलाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर भी कवि क्या है, फिर भी हकलाते हुए उसने कहा, मुझे अपनी कविताओं के लिए यानी कि कविता रचने के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। यहाँ सिर्फ कविता रचना नहीं है, बल्कि नए तरीके से कैसे देश आगे बढ़े उसके लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश की बात कर रहा है कवि। कवि जो कि जनता का प्रतिनिधि है, कवि को यह लग रहा है कि जनता, इसके पहले हमने जिस कविता पर बात की थी वो कविता थी जिसमें कि बताया गया था कि जो जनता है वो कुएं में झांक रही है और सिर्फ उसकी पीठ दिखाई पड़ रही है, और कवि को लगता है कि कवि ही जनता का प्रतिनिधि है। इसीलिए बता रहा, यहाँ पर मांग कर रहा है कि मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। और आगे कह रहा है अपने दोस्तों से कि सहसा तुम कहोगे, और फिर एक दिन पेट के इशारे पर प्रजातंत्र से बाहर आकर वाजिब गुस्से के साथ अपने चेहरे से कूदोगे और अपने ही घूंसे पर गिर पड़ोगे। यानी कि अगर आज आवाज नहीं उठाए, आज समझौता कर लिए, तो एक दिन आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, और अपने चेहरे को भी नहीं देखना पसंद करेंगे, और खुद को आत्मग्लानि के माध्यम से घायल करेंगे, आत्मग्लानि महसूस करेंगे कि उस समय जब प्रजातंत्र खतरे में था तो हमने आवाज क्यों नहीं उठाई। अक्सर आजकल में भी देखते होंगे कि इस तरीके से बातें की जाती हैं कि जब भी सही का समर्थन
और गलत का विरोध करना चाहिए, नहीं तो इतिहास पूछेगा कि जब गलत हो रहा था तो आप उस समय कहाँ थे। इस तरीके की बातें आप आम जनजीवन में भी सुनते होंगे। तो यहाँ पर सन 1967 की पृष्ठभूमि में एक कविता लिखी गई है और कवि क्या सोच रहा है, कैसे अपने भावों को अभिव्यक्त कर रहा है, सारी चीजें आप समझ रहे होंगे। फिर आगे कहता है, क्या मैंने गलत कहा? आखिरकार इस खाली पेट के सिवा तुम्हारे पास वह कौन सी सुरक्षित जगह है जहां खड़े होकर तुम अपने दाहिने हाथ की साजिश के खिलाफ लड़ोगे। कवि कहता है कि क्या हमने जो ऊपर कहा वो गलत कहा? आखिरकार इस खाली पेट के सिवा तुम्हारे पास कौन सी सुरक्षित जगह है जहां खड़े होकर तुम अपने दाहिने हाथ की साजिश के खिलाफ लड़ोगे। यहाँ पर जो दाहिना हाथ है ये कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक तौर पर आया हुआ है, ठीक है। दक्षिणपंथी सरकारों के तरफ भी आया है और खास तौर से जो सरकारी नैतिकता है उसके तरफ भी संकेत किया गया है कि अगर दाहिना हाथ यानी जो सरकार है वो जनता के खिलाफ साजिश रच रही है, षड्यंत्र रच रही है, तो उसके खिलाफ कैसे लड़ोगे। क्या मैंने गलत कहा जो ऊपर कि हमें समझौता नहीं करना है? आगे है, यह एक खुला हुआ सच है कि आदमी दाएं हाथ की नैतिकता से इस कदर मजबूर होता है कि तमाम उम्र गुजर जाती हैं मगर गांड सिर्फ बायां हाथ धोता है। और आप देख रहे हैं कि आगे कवि के मन में कितनी झल्लाहट है कि वो अपने शब्दों पर भी काबू नहीं कर पाता है और कहता है कि अगर दाहिना हाथ तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है तो इस साजिश के खिलाफ कैसे लड़ोगे। अगर तुम समझौता कर लेते हो या फिर सहमति कर लेते हो। कहता है आगे कि यह एक खुला हुआ सच है, मतलब यह एक एकदम खुला हुआ सच है, इसको खोजने की जरूरत ही नहीं है कि आदमी दाएं हाथ की नैतिकता से यानी जो जनता है, जो आदमी है, वो दाएं हाथ की नैतिकता से इस कदर मतलब इतना अधिक मजबूर होता है कि तमाम उम्र यानी ताउम्र, पूरी उम्र जब तक जीवित रहता है या उम्र गुजर जाती है तब तक वह अपने जो भी निम्न काम है, एक तरीके से ये जो शब्द प्रयोग किया गया है प्रतीक के तौर पर किया गया है कि निर्धारित कर दिया गया है कि यह काम बायां हाथ ही करेगा। यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि दायां हाथ क्यों नहीं, क्योंकि दायां हाथ के प्रति हमारी क्या है, नैतिकता है और उसमें हम सभी मजबूर हो गए हैं, जिसका फायदा जिसका लाभ उठाते हुए दाहिना हाथ हमारे खिलाफ साजिश करने तक पहुंच गया है और बायां हाथ है कि वो बेचारा ताउम्र अपने काम को करता है, यानी कि यह काम उसके लिए ही निश्चित कर दिया गया है। प्रतीकों के माध्यम से देखिए, यहाँ पर जो दायां है वो अलग तरीके का प्रतीक है, बायां का मतलब यहाँ पर आप इसको कमजोर भी मान सकते हैं, जनता से ले सकते हैं या फिर जो वामपंथी विचारधारा है उससे भी जोड़कर यहाँ पर देख सकते हैं। खासतौर से ये माना जाता है कि भारत में ये विचारधारा उतनी नहीं सफल हो पाई, लेकिन जो धूमिल है वो इस विचारधारा में थोड़ा बहुत विश्वास करते हैं। एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि नक्सल इत्यादि को ध्यान में रखते हुए नागार्जुन ने भी कविताएं बहुत सारी लिखी हैं। जब हम नागार्जुन के समय को देखते हैं तो ये प्रगतिशील कवि के तौर पर आते हैं, लेकिन धूमिल का जो समय है वो साठोत्तरी कविता के दौर का समय है, जिसको कि अकविता के नाम से भी जाना जाता है और इनके समय को हम जनवादी कविता से भी जोड़कर देख सकते हैं। तो दोनों का जो मेन उद्देश्य है, चाहे वो नागार्जुन के समय का हो चाहे धूमिल का उद्देश्य हो, लेकिन नागार्जुन जब प्रगतिशील कवि धारा के अंतर्गत थे तब देश आजाद नहीं था, लेकिन धूमिल का जो देश है वो आजाद हो चुका है और प्रजातंत्र निर्मित हो गई है, फिर भी कवि को एक दूसरे प्रजातंत्र की आवश्यकता महसूस हो रही है। कारण यही है कि दाएं हाथ की नैतिकता से व्यक्ति इस कदर मजबूर होता है कि ताउम्र अपने कुछ कामों को सिर्फ बाएं हाथ से ही करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो यहाँ पर दायां और बायां को केवल हाथ के रूप में नहीं देखना है बल्कि प्रतीकों के रूप में भी देखना है। आगे कवि लिखता है कि और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं। कवि कह रहा है कि अब तो जो हवा चल रही थी आम आदमी की, लोकतंत्र बचाने की, लोकतंत्र मजबूत करने की,
यानी चुनावों के तरफ संकेत कवि कर रहा है कि जितने भी विज्ञापन थे वो सब उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था, यानी कि आदमी को गरीबी हटाओ, गरीबी से मुक्ति पाओ, या फिर जो भी आम जनता के लिए योजनाएं लागू की जा रही थी, जनता के फेवर में बातें की जा रही थी, अब उसकी हवा भी बुझ चुकी है। इश्तहार जितने विज्ञापन है सभी उतार लिए गए हैं, मतलब उनको हटा लिया गया है, जिनमें विज्ञापनों में व्यक्ति केंद्र में था और उसकी गरीबी केंद्र में थी, उसका अकाल केंद्र में था। वक्त के फालतू हिस्सों में छोड़ी गई फालतू कहानियां देश प्रेम के हिज्जे भूल चुकी हैं, और कवि फिर से अपने आक्रोश को व्यक्त कर रहा है और लिख रहा है कि वक्त के फालतू हिस्सों में छोड़ी गई फालतू कहानियां देश प्रेम के हिज्जे को भूल गए हैं। हिज्जा देख रहे हैं आप कि उर्दू शब्द है, यानी कि जो हिज्जे का मतलब होता है कि जो शब्द है, वर्ण है, ये सब क्या है, भूल चुके हैं। देश प्रेम की जो बातें की जा रही थी वो बस सिर्फ इश्तिहार के लिए थी, बाकी सब भूल है। और आगे लिखता है कवि, और वह सड़क समझौता बन गई है। सड़क सड़क एक तरीके से आम जनजीवन का भी प्रतीक है, ठीक है, और विकास का भी प्रतीक है। तो वो क्या बन चुकी है, समझौता बन चुकी है। एक तरफ सड़क है और एक तरफ संसद है, इसीलिए तो इस काव्य संग्रह का नाम रखा गया संसद से सड़क तक। कवि का मानना है कि राजनीति में जब भी चुनाव आते हैं तो इश्तेहार लगाए जाते हैं, गरीबी या फिर आम जनता को केंद्र में रखा जाता है और इधर उधर की कहानियों को गढ़ा जाता है, देश प्रेम को भी बीच में लाया जाता है। लेकिन जब ये सब खत्म हो जाते हैं तो चीजें क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं और लोग भूल जाते हैं, और वह सड़क क्या होती है, समझौता बन जाती है। और वह सड़क समझौता बन गई है जिस पर खड़े होकर कल तुमने संसद को बाहर आने के लिए आवाज दी थी। कवि फिर से आक्रोश व्यक्त कर रहा है कि और ये सड़क जो कि विरोध की आवाज को बुलंद करने वाली जगह है, अब वो भी समझौता बन गई। एक समय हुआ करता था जब संसद में बैठे हुए लोगों को अपनी आवाज से आप दबाव में लाते थे, लेकिन आज की स्थिति हो गई है कि यह सड़क भी समझौता कर ली है, समझौता के रूप में अपने को मतलब कि समझौतावादी बना ली। आगे है, नहीं अब वहां कोई नहीं है, मतलब की इबारत से होकर सबके सब व्यवस्था के पक्ष में चले गए। अगर किसी विरोध के स्वर को सुनना हो तो वहां पर इस तरीके का कोई स्वर नहीं है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ के लिए, सब अपने इबारत का मतलब है कि अपने हित के लिए। वैसे तो सामान्य रूप से इसका अर्थ होता है रचना या लेख, ठीक है, लेकिन यहाँ काम से सब अपने व्यवस्था के पक्ष में चले गए, यानी कि यहाँ पर स्वार्थ परकता की तरफ भी, अवसरवादिता की तरफ भी कवि ने संकेत किया है। और आगे और भी बहुत बड़ी बात कवि कह रहा है कि लेखपाल की भाषा के लंबे सुनसान में जहां पालो और बंजर का फर्क मिट चुका है, चंद खेत हथकड़ी पहने खड़े हैं। और लेखपाल, आप देखेंगे कि जो भी सिस्टम है जिसके माध्यम से देश चलता है, बड़े नौकरशाह से लेकर लेखपाल, एक तरीके से सिस्टम को चलाने वाले हिस्से हैं। अब जो सरकार है वो खुद लेखपाल का काम करना शुरू कर दी है। लेखपाल के भाषा के लंबे सुनसान में अब दो शब्दों का अर्थ एकदम से मिट चुका है। पालो का मतलब एक तरीके से उत्पादन से लगाया जा सकता है, अब उत्पादन और ऊसर, इन दोनों में क्या हो गया, इनका जो अंतर है वो मिट गया है। और चंद खेत हथकड़ी पहने खड़े हैं, और इस प्रक्रिया में, इस कड़ी में ऐसे लग रहा है कि कुछ खेत जो हैं हथकड़ी पहने खड़े हैं। खेत को भी आप प्रतीक के रूप में ले सकते हैं, जनता से जोड़ सकते हैं। तो मतलब आजाद भारत के बाद की क्या स्थिति रही है उसका विस्तार से यहाँ पर कवि धूमिल चित्रण कर रहे हैं। किस तरीके से प्रशासनिक सिस्टम जो है या फिर जो सरकार है उसकी क्या स्थिति है, पूरा चित्रण उन्होंने किया है। और बाद में पता चलेगा कि नक्सल
वाद या नक्सलवादी आंदोलन की जड़ यहीं से निकली हुई है। अगर सारी चीजें ठीक रहती, सरकारी नीतियां ठीक होती, तो शायद आज ये मामला न होता। फिर से कवि सवाल उठाते हुए कहता है, और विपक्ष में सिर्फ कविता है। अगर देखा जाए सभी ने समझौता कर लिया है, शुरुआत ही इस पंक्ति से होती है सहमति से, तो सभी ने तो सहमति कर लिया है अपने अपने स्वार्थ में, लेकिन विपक्ष में अगर कोई है तो सिर्फ कविता है। कविता ही, यानी कवि जो है वही अभिव्यक्ति प्रदान कर रहा है, वही विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। सिर्फ हज्जाम की खुली हुई किस्मत में एक उस्तरा चमक रहा है। और देखा जाए तो हज्जाम, हज्जाम मतलब जो नाई का काम करते हैं, उनकी खुली हुई किस्मत में एक उस्तरा दिखाई पड़ रहा है। उस्तरा का मतलब जो बाल मुड़वाने का या फिर बाल छिलने का औजार होता है, वही दिखाई दे रहा है। और दूसरे तरफ सिर्फ भंगी का एक झाड़ू हिल रहा है। भंगी भी निम्न समाज यानी दलित समाज का एक प्रतीक है। वो क्या कर रहा है? झाड़ू हिल रहा है, उसका मतलब साफ सफाई कर रहा है, नागरिकता का हक हलाल करती हुई गंदगी के खिलाफ। विपक्ष में दो तीन लोग दिखाई पड़ रहे हैं, एक तो कविता दिखाई पड़ रही है, दूसरा हज्जाम, तीसरा भंगी का झाड़ू, जो कि गंदगी के खिलाफ नागरिकता का हक हलाल करती हुई झाड़ू हिल रही है। तो यहाँ पर विरोध के स्वर में कुछ ही लोग हैं, मतलब चंद लोग ही हैं, बाकी सब क्या है? समझौता कर लिए। आगे कवि कह रहा है, और तुम हो विपक्ष में बेकारी और नींद से परेशान, और एक जंगल है मतदान के खून में अंधेरा पछिटता हुआ। कह रहा है कि जितने लोग विपक्ष में वो बेकारी और नींद से परेशान है। और कवि के साथियों ने कहा भी कि सभी चीजों का इलाज कहाँ है? नींद में है। लेकिन क्योंकि ये विपक्ष में है तो बेकारी और नींद से परेशान है। और दूसरी तरफ है कि एक जंगल है, यानी जो सत्ता के तरफ संकेत किया जा रहा है, जहां पर मतदान के बाद यानी चुनाव हो चुका है, खून में अंधेरा पछिटता हुआ। वैसे देखेंगे आप कि अंधेरा शब्द का प्रयोग ज्यादातर आपको मुक्तिबोध की कविताओं में दिखाई पड़ता है। और कहीं ना कहीं मुक्तिबोध और धूमिल, जिनकी प्रकृति एक सी ही है, उनकी कविता की प्रकृति लगभग एक सी ही मानी जा रही है। और वहीं से इन्होंने प्रतीक लिया है कि एक तरफ मतदान के बाद खून में अंधेरा पछिटता हुआ दिख रहा है। जंगल मुखबिर है। मुखबिर मतलब कि जासूसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि जंगल जासूसी कर रहा है, यानी मुखबिरी कर रहा है। उसकी आंखों में चमकता हुआ भाईचारा किसी भी रोज तुम्हारे चेहरे की हरियाली को बेमुरव्वत चाट सकता है। और जो मतदान के पहले भाईचारे की बात की जा रही थी, इधर उधर की बातें की जा रही थी, वो हो सकता है कि मतदान के बाद किसी भी रोज किसी भी दिन तुम्हारे इस चमकते हुए हरियाली को बेमुरव्वत, जिसमें कोई संवेदना ना हो, उसे चाट सकता है, खत्म कर सकता है। एक तरीके से उस समय के सरकारी या फिर उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उसके तरफ कवि ने संकेत किया है। आगे कवि का जो काम है, क्योंकि वो विपक्ष में है, तो सचेत करते हुए कह रहा है, खबरदार, उसने तुम्हारे परिवार को नफरत के उस मुकाम पर ला खड़ा किया है कि कल तुम्हारा सबसे छोटा लड़का भी तुम्हारे पड़ोसी का गला अचानक अपनी स्लेट से काट सकता है। क्या मैंने गलत कहा? आखिरकार, आखिरकार। कवि कह रहा है, खबरदार, इन चिकनी चुपड़ी बातों से सावधान रहें, नहीं तो हो सकता है कि उसने तुम्हारे परिवार को नफरत के उस मुकाम पर ला खड़ा किया है कि कल तुम्हारा सबसे छोटा लड़का भी, सबसे छोटा लड़का मतलब कि जिसको कि हम अबोध मान सकते हैं, अपरिपक्व मान सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा लड़का नहीं लिखा गया है, बल्कि सबसे छोटा लड़का लिखा गया है। कवि सबसे छोटे को ध्यान में रखा है कि तुम्हारे पड़ोसी का गला अचानक अपनी स्लेट से काट सकता है। क्या मैंने गलत कहा? कवि कह रहा है कि क्या जो मैं संदेह जता रहा हूं वो गलत है? आखिरकार, आखिरकार। अब शब्द देख रहे हैं कि दो दो बार इस पर जोर दिया गया है। तो कहने का मतलब आखिरी पैरा में आप देख रहे हैं कि जो छोटा लड़का है वो क्या कर सकता है? इस आंदोलन से
जुड़ सकता है, नक्सलवाड़ी में भी जा सकता है, कुछ भी, क्योंकि सरकारी नीतियों से जब भी कोई असंतुष्ट रहेगा तो इस ऐसा कदम उठा सकता है। ये उस समय की कविता लिखी गई है। तो कवि का क्या है, क्योंकि धूमिल जो है विपक्ष की भूमिका इस कविता में अपने कवित्व के माध्यम से निभा रहे हैं, तो संदेह जता रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा तो ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो हमने सोचा कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में नक्सलवाड़ी कविता लगी हुई है, तो इसके ऐतिहासिक महत्व पर बातचीत करते हुए इसकी एक एक पंक्तियों को भी देखा जाए और आवश्यकता अनुसार इसकी व्याख्या की जाए, क्योंकि इसकी व्याख्या में बहुत कुछ है नहीं। अगर आप देखें तो लगेगा कि आप कोई गद्यात्मक कहानी पढ़ रहे हैं या फिर किसी स्टोरी को पढ़ रहे हैं। थोड़े से कई जगहों पे प्रतीकों का प्रयोग कर दिया गया है, ठीक है, तुकबंदियों का प्रयोग कर दिया गया है, तो ये थोड़ी सी कठिनाई पैदा कर देती हैं। और कुछ कुछ एकदम से विशुद्ध तरीके से उर्दू के शब्दों का प्रयोग कर दिया गया है, तो थोड़ा सा अर्थ निकालने में दिक्कत होती है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप इस वीडियो लेक्चर को देखे होंगे, दोबारा जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे अर्थ आपको क्लियर हो जाएंगे और धूमिल ने नक्सलवाड़ी कविता क्यों लिखी और ये कब की लिखी गई है, पूरी उसकी सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को आपने भली भांति देख लिया है। तो आप कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आज का मेरा यह प्रयास कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।